हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम अजय। करते हैं सेशन की शुरुआत। आज जो नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है दैट इज मैग्नेटिज्म। अभी तक जो ब्रांच हम पढ़ रहे थे उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे हमने चार्ज को मूव कराया था। फिर मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यह है कहीं ना कहीं आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट, प्लीज आप इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मत माने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं आप हीट में बदल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हो, यह भी आपने देखा। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही मेरे टाइम पे, यानी जब मैं मेरी 12th की स्टडीज में था, तो उस टाइम एक फिनोमेना और देखने को मिलता था दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट से हम हीटिंग इफेक्ट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, केमिकल इफेक्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वैसे ही मैग्नेटिज्म भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का ही एक फिनोमेना है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही ये वर्ड डिस्कशन में आया, ठीक है। इस वजह से इस टॉपिक का नाम रखा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब मैग्नेटिज्म का अगर आपसे पूछा जाए कॉज क्या है, मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, तो आप नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के बिना मैग्नेटिज्म की बातें करना बेवकूफी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, क्लियर। तो जब भी मैं मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट की बातें हैं। अभी आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आप प्लीज थोड़ा सस्पेंस में रखिए अपने आप को यार, कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या ऐसी वजह बनता है जिसकी वजह से आप मैग्नेटिज्म की बातें करने लग जाते हो। क्या मैग्नेटिज्म कोई डिफरेंट फिनोमेना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही बन रहा है। यस, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म की हम बातें कर सकते हैं, क्लियर। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि सर मार्केट में ब्लैक कलर का जो स्टोन टाइप मिलता है, स्टोन टाइप स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप बार मैग्नेट नाम लेते हैं, वहां पे तो करंट की कोई बातें नहीं हो रही हैं, फिर भी वहां पे मैग्नेटिज्म की वो सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं वहां पे भी करंट की बातें हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाके स्टडी करते हो आप, तो ठीक है। तो प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो इस बात को और फील करो इस पूरे चैप्टर को, ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे क्या क्या बातें करने वाला हूं पहले एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हर बार मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूं कि हम क्या क्या बातें करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी पार्ट। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको वेक्टर एनालिसिस लेके आया हूं आपके सामने। अब बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाने जा रहे हो मैग्नेटिज्म और बात कर रहे हो वेक्टर एनालिसिस की। वैसे मैं यहां पे वेक्टर एनालिसिस आपको बहुत सारा बताने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको पता है वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि पूरे चैप्टर में वो प्रॉपर्टीज यूज में आने वाली हैं। दैट्स व्हाई मैंने इंट्रोडक्शन में वेक्टर एनालिसिस रख लिया, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज रख ली, जिससे आप इस चैप्टर को बड़े आसानी से समझ पाओ। दूसरा वर्ड आप देख पा रहे हैं, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हमें भी कुछ ना कुछ सिखाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे एक लॉ बनता है जिसका नाम है बायोट-सेवर्ट। मतलब आप सोचिए कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से इसे मैं काउंट करूंगा, क्योंकि फर्दर जो भी डिस्कशन है वो बायोट-सेवर्ट के रिस्पेक्ट में डिस्कशन है, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हो बायोट-सेवर्ट की कुछ एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशन है दैट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट यानी तार अगर सीधा है, उसके बाद इसमें भी तीन ऑप्शन, अगर वो तार इनफाइनाइट लेंथ है, फिक्स लेंथ है, वन साइड फिक्स्ड अनदर इनफाइनाइट है, या फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंपोनेंट ऑन द एक्सिस एट द सेंटर। यानी दोनों पोजीशन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की बातें करने वाला हूं। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड ये चैप्टर पूरा बनने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड ये चैप्टर बनने वाला है। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम रखा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाओ और पूरा लेक्चर बड़े प्यार से समझो, बड़े ध्यान से समझो। मैं स्लोली पढ़ाऊंगा, आप स्पीड करके उसे देख लेना।
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से मेंटेन्ड है। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ प्राइमरली कनेक्ट कर रहे हैं, फिर ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपने कभी सुना भी नहीं है, फिर ध्यान से पढ़ा नहीं है, तो फिर आप यहाँ से वो सीख भी सकते हैं। इस वजह से मैं स्लोली आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज जिसको ये टॉपिक आता है, जिसको रिवाइज कर रहे हैं, वो इसको स्पीड में 2 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में उसे देख सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डन। और सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में वेक्टर एनालिसिस। अब मैं आपको बता देता हूं वेक्टर की मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, उस प्रॉपर्टी को बस दिमाग में रख लो इस चैप्टर के लिए, है ना। आपको याद होगा कि जब आप एक वेक्टर का मल्टीप्लाई आप एक वेक्टर के साथ करते थे, याद करो, है ना, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में आपने याद होगा कि जब वेक्टर का मल्टीप्लाई आप वेक्टर के साथ करते थे तो आपको देखने को मिलता था कि जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, आपको पता है स्केलर भी मिलने के चांसेस थे, यानी आपको स्केलर भी मिल जाता था। और आप एक वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करते थे तो आपको वेक्टर मिलने के भी चांसेस थे, है ना। और आपको पता है कि जब आप एक वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करें और स्केलर मिले तो इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया था डॉट प्रोडक्ट। इसी वजह से इसे आप डॉट प्रोडक्ट कहते थे, है ना। इसका मतलब क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स में मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो वहां पे 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं। नो, आप मल्टीप्लाई करते समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। वो रूल्स रेगुलेशन आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। तो आपको पता है जब आप एक वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करते हैं तो आपको स्केलर मिलने के भी चांसेस हैं और वेक्टर मिलने के भी चांसेस हैं। अगर स्केलर मिलता है तो उस प्रोडक्ट का नाम हमने, उस मल्टीप्लिकेशन का नाम हमने रख लिया डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल एक नेमिंग है जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि हम यहां पे बातें कर रहे हैं कि एक वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई किया गया और मुझे स्केलर मिल गया। और आपको पता है वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए, उससे मिल जाए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत ही याद रख लो कि जब 2 वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्केलर मिलने की भी चांसेस हैं, वेक्टर के मिलने की भी चांसेस हैं। अगर स्केलर मिलता है तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा कि जब 2 क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्वांटिटी जो मिलती है वो सी, और आपको पता है सी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मुझे सी का मैग्नीट्यूड यानी सी सॉल्व करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, mod of A mod of B sin cos theta, not sin theta, that is cos theta। ठीक है, इस प्रकार से आप करते हैं। लेकिन जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते हैं लाइक A क्रॉस B और आपको मिलता है C वेक्टर, तो यहां पे जो C वेक्टर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और आपको ये रूल्स यानी कुछ प्रॉपर्टीज भी याद होंगी कि जो सी वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर यानी म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, यानी सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और सी की डायरेक्शन को पता करने के लिए आपने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल, एक तो राइट हैंड रूल पढ़ा होगा या फिर स्क्रू रूल। याद होगा आपको कि हम स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड रूल का यूज करते हैं सी की डायरेक्शन का पता करने में, ठीक है। मुझे केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि वेक्टर एनालिसिस में आप इतनी सी बात याद रखो, पूरा चैप्टर आपको आसानी समझ आएगा, मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी ये है ए और एक क्वांटिटी आपके पास है ये बी, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दैट इज ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और ये बराबर किसके, सी वेक्टर के, ठीक है। तो राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, आप स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, अपनी फिंगर्स को ए की तरफ करो, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई बी के साथ आप कर रहे हो। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं,
मुझे सी जो क्वांटिटी मिल रही है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत है ना यार, क्योंकि जब मैं ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पे मुझे सी मिल रहा है, लेकिन सी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो सिंपल सी बात, वो वेक्टर कैसे सॉल्व होगा, यानी सी का मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व किया जाएगा, नो डाउट ऐसे किया जाएगा, बट सी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो आप राइट हैंड रूल बहुत आसान है, बिल्कुल प्यार से आप समझो। अगर आप ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करो तो पहले कौन आया, ए, तो अपनी फिंगर को सबसे पहले ए की तरफ करो, ए की तरफ आपने फिंगर्स को किया, ए की तरफ आपने फिंगर्स को किया, और किधर की तरफ फोल्ड किया, बी की तरफ। ध्यान से देखो, फिंगर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड हो रही हैं, तो थंब किधर की तरफ है, थंब है आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान से देखो, ये जो मैंने पेन अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये बी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ए के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी सी की जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे बी क्रॉस ए करना होता, बी क्रॉस ए, तो मुझे माइनस सी मिलता। ध्यान से देखो, अपनी फिंगर्स को बी की तरफ करो और फोल्ड करो सी की तरफ, बी से फोल्ड करो सी की तरफ, बी से फोल्ड करो सी की, तो थंब इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो नो डाउट मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा ही आएगा। बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन आपके पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनवर्ट का मतलब है माइनस सी। क्लियर? तो वेक्टर की ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी। राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, स्क्रू रूल कैसे यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखो। मैं मैग्नेटिज्म में इसका फुल यूज करने वाला हूं, प्लीज इसे थोड़ा ध्यान रखो। क्लियर? डन। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, वैसे मैग्नेटिज्म में मुझे एंटर करना है, नो डाउट ये करंट का एक इफेक्ट है, लेकिन थोड़ी बहुत ये बातें आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है ना, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया गया तो क्या देखने को मिला, आप बताता हूं आपको। एक ऑरेस्टेड ने एक वायर लिया और इस वायर को इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से आपको समझ आ जाएगा। ये स्विच है, ठीक है, और स्विच मैंने ऑन कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस और सर्किट में करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। इसमें करंट का फ्लो की डायरेक्शन ये है। ठीक है, उन्होंने करंट कैरिंग कंपोनेंट, आपको पता है इसका नाम उन्होंने रखा करंट कैरिंग कंपोनेंट। क्यों रखा? इसे नाम दिया गया करंट कैरिंग, क्योंकि इसमें करंट का प्रेजेंस है, और इसे कंपोनेंट नाम दे। कंपोनेंट का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में करंट का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में है ना, दैट इज ए टू बी, ए टू बी। आपको पता है बी टू सी एक अलग कंपोनेंट, सी टू डी एक अलग कंपोनेंट, और डी से ए एक अलग कंपोनेंट कहा जाएगा। कंपोनेंट का मतलब यहां पे डायरेक्शन के साथ है। देखो, करंट के लिए डायरेक्शन वर्ड यूज करना सही नहीं कि करंट फ्लो कर रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, उधर फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये वर्ड यूज करने थोड़े से ठीक नहीं है, क्योंकि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट कंपोनेंट की डायरेक्शन दैट इज ए टू बी, ए टू बी। और आपको पता है जो करंट कंपोनेंट की डायरेक्शन है वो उससे बेसिकली कहीं ना कहीं वो इंटरलेटेड है करंट की डायरेक्शन से। ठीक है, तो ए बी आ करंट कंपोनेंट। ठीक है, ऑरेस्टेड ने मैग्नेटिक कंपास यूज किया इसके लिए। मैग्नेटिक कंपास आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैग्नेटिक कंपास में लगी होती है एक नीडल। क्या लगी होती है? नीडल, नीडल। और आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं परमानेंट मैग्नेट ही है, मतलब कहीं ना कहीं एक परमानेंट मैग्नेट को क्राफ्ट करके, उसकी क्राफ्टिंग करके उसको एक नीडल बना दिया गया है ना, एक नीडल बना दिया गया और उसे एक पोजीशन पे यहां पे रोटेट करने के लिए फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो नीडल है वो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्री है टू रोटेट। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इसकी एक प्रॉपर्टी, इसे आपको पता है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक
कंपास कहते हैं। बेसिकली इसका यूज शिप्स वगैरह में यूज किया जाता था टू चेक द डायरेक्शन, है ना, टू चेक द डायरेक्शन पहले यूज किया जाता था। आपको मैं इसकी प्रॉपर्टी बता दूं, आपको बहुत छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं तो मैग्नेटिक निडल जो है ना, उसका एक एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और एक एंड ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ टिल्ड हो जाता है। लाइक अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर की तरफ है और ज्योग्राफिकल साउथ इधर की तरफ है तो ये निडल कैसे अरेंज हो जाएगी, ऐसे। अगर मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो ये इधर। इसका मतलब ये हमेशा टेंडेड होगी टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। ये तो बात आपको पता होगी, ठीक है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ टिल्ड होगी। क्यों होगी ये भी बात आपको थोड़ी बहुत पता होगी कि अर्थ एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है और मैग्नेट के बिहेवियर की वजह से ये जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड है और अफेक्टेड होने की वजह से ये अपने आप को हर बार किधर की तरफ शिफ्ट कर देता है, यानी नीडल अपने आप को पोजीशनड करती है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो इस मैग्नेटिक कंपास को यहां लेके आए और इस वायर के चारों तरफ इस कंपास को ऐसे घुमाया, है ना। ये वायर है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास को ऐसे कुछ घुमाया इस प्रकार से, ठीक है। तो जब वो मैग्नेटिक कंपास को घुमा रहे थे तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक निडल है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होनी चाहिए, बताओ बताओ, हमेशा किधर की तरफ होनी चाहिए, हमेशा किधर की तरफ होनी चाहिए। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि हमेशा सर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ की तरफ होनी चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिला, देखने को कुछ ऐसा मिला, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार से मुझे उस निडल का डिफ्लेक्शन देखने को मिला, है ना। यानी ये ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। दिस इज द पाथ ऑफ डिफ्लेक्शन, पाथ ऑफ डिफ्लेक्शन, क्लियर। ये इस टाइप का डिफ्लेक्शन देखने को मिला। आप ऐसा समझ लो कि जब आप पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो ऐसे रिंग्स बनती हुई दिखाई देती हैं। तो इसके चारों तरफ, मतलब इसके चारों तरफ, यानी जो ये करंट कैरिंग कंपोनेंट था, इसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक निडल जो है वो अपने आप का पाथ कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे बनाती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, क्लियर। इस टाइप से सर्कल बनाते हुए दिखाई दे रही थी। अब आपको पता है कि यहां से ऑरेस्टेड ने एक बात ज्ञात कर ली। उन्होंने कहा कि यार जनरली अगर इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर रही थी तो इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसका जो बोल सकते हैं अरेंजमेंट है या फिर जो पोजीशन है वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ होनी चाहिए। लेकिन यार ये देखने को मिल रही है। तो यहीं से एक डिक्लेरेशन दिया ऑरेस्टेड ने और कहा कि जो ये करंट कैरिंग कंपोनेंट है इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। देयर इज द magnetic effect around the current carrying conductor। यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट आया क्यों? यानी जैसे हम स्विच को ऑन करते थे तो ये इफेक्ट देखने को मिलता था, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ करते थे वैसे ही इफेक्ट देखने को नहीं मिलता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और यहीं से ये बात तय हुई कि करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एनालिसिस, इसके बाद रिसर्च की बातें होने लग गई। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है, तो बायोट जो अरेस्टेड है उन्होंने इस टाइप का एक अरेंजमेंट, इस टाइप की स्टडी की। ठीक है, फिर एंट्री होती है बायोट सेवर्ट की। और बायोट सेवर्ट इसके अराउंड फील्ड को ऑब्जर्व भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और फील्ड की स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करके दे देते हैं। ओके, फील्ड की स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करके दे देते हैं। वो सिंपल एक वायर लेते हैं, वायर, इसमें एक स्मॉल कंपोनेंट जिसकी लंबाई dl है और करंट कंपोनेंट इस वजह से, यानी IDL इज अ करंट कंपोनेंट। और आपको पता है
ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कंपोनेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कंपोनेंट। क्लियर? यानी आईडीएल इज ए करंट कंपोनेंट, आई मींस द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंपोनेंट, एंड आईडीएल को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? करंट कंपोनेंट। ठीक है? क्लियर? और इस पोजीशन पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहा? अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। पहला पॉइंट। ठीक है? यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ये आर है, इस करंट कंपोनेंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने गए हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट गैप है। बी इज इक्वल टू आईडीएल, और यहीं से B is directly proportional to ideal and B is directly proportional to I 1 upon R square। यहीं से अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो B is directly proportional to I dl upon R square। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी आर पोजीशन वेक्टर में, आर की डायरेक्शन में। ठीक है? तो मैं यहां पे आर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं वी की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। आर यूनिट वेक्टर को फर्दर क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज आर वेक्टर अपॉन आर। तो फर्दर ये रिजल्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर का क्यूब, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। है ना? ये एक बेसिक सा रिजल्ट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट एट पोजीशन आर हैव एन वैल्यू इज दिस। इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है दैट इज आईडीएल क्रॉस आर। आई डीएल क्रॉस आर को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं? आईडीएल का वेक्टर मॉड आर का मॉड ऑफ साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तो अगर आपने मैग्नीट्यूड यानी अगर आर डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ आर का क्यूब, आर का, ठीक है, आर का क्यूब। ठीक है? अगर आर से आर कैंसिल कर दो तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड सॉल्व करना तो ये, और अगर डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है तो ये बात बायोट-सेवर्ट ने कही। यानी बायोट-सेवर्ट कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मेजर करके देने लग गए। ठीक है? अब ध्यान से देखो, आइडियल क्रॉस आर, यानी आइडियल क्रॉस आर, अभी मैंने बताया था व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर एंड द रिजल्ट क्वांटिटी इज अ वेक्टर, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस। और क्रॉस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है क्रॉस का जनरल फॉर्मूला। यानी मुझे अगर बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले फिंगर्स को किधर की तरफ करूं? आइडियल। और किधर की तरफ फोल्ड करूं? आइडियल से आर की तरफ फोल्ड करने मुझे बी की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। आइडियल किधर की तरफ है? आइडियल ऊपर की तरफ है। और आर किधर की तरफ है? आर जहां पे, यानी फिंगर्स को किधर से मोड़ोगे? यानी अगर ये एंगल थीटा है तो इधर से इधर की तरफ मोड़ोगे। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे थंब की डायरेक्शन किधर की तरफ दिख रही है? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड। ठीक है? यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, स्ट्रेंथ कितनी है उसको आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने अगर वेक्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या है? ये यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर मॉड ऑफ आर का क्यूब। और अगर आपने मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? तो
अगर मैं ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि एक करंट कैरिंग कंपोनेंट के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन आपको पता है बायोट-सेवर्ट ने उस स्ट्रेंथ को भी मेजर करके दे दिया कि वो स्ट्रेंथ कितनी है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें फील्ड तो बता ही देता है, उसकी डायरेक्शन को भी इंफॉर्म कर देता है। अब देखो मैंने आपको राइट हैंड रूल अभी जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया तो उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपसे बात कहा कि when two of the vectors are multiplying to each other to get the new or third vector, तो आपको पता है अपनी फिंगर्स को सबसे पहले आइडियल की तरफ करोगे और फोल्ड करोगे किधर की तरफ, आर की तरफ। आइडियल क्रॉस आर। प्लीज आप इसे कभी भी आर क्रॉस आइडियल नहीं कर सकते। मैं बता देना चाहता हूं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का नियम यह कहता है कि अगर ए क्रॉस बी है that is not is equal to b cross a, because of a cross b having a value c but b cross a having a value is minus of c, दोनों का डायरेक्शन बदल जाता है। तो प्लीज आप a cross b को a cross b ही रहने दें, जिससे आप उसकी डायरेक्शन का एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो ये है बायोट-सेवर्ट। तो बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बियॉन्ड द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कंपोनेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और द गैप वेयर द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो वहां से मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मुझे कुछ फॉर्मूले मिले हैं। आपको पता है ये फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला ये है, दिख रहा है आपको? ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि मुझे केवल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे उसकी डायरेक्शन का भी पता करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मुझे मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, अगर मुझे सिंपल मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, मुझे अगर सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये फॉर्मूले यूज करूंगा। क्लियर? यानी मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए ये वाले फॉर्मूले और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये वाले फॉर्मूले। क्लियर है ना? तो प्लीज आप अपने फिंगर्स को अरेंज करके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब यहीं पे मैं पूछता कि मुझे बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो अब सिंपल सी बात है, आप एक आर वेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ कर देते, है ना? आगे से अगर आर डैश वेक्टर ड्रॉ करते तो उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वहां से सॉल्व हो जाता है। लेकिन आर वेक्टर तो आइडियल से आर की तरफ अगर फोल्ड करूं, आइडियल से आर की तरफ, तो थंब आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ है? दैट इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, क्लियर? तो डिपेंड करता है कि पोजीशन वेक्टर कौन सी है। ये पोजीशन वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड को मैं क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं और आउटवर्ड को मैं डॉट साइन से, दैट इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड। क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं बायोट-सेवर्ट को यूज करके दिखाता हूं डिफरेंट एप्लीकेशंस में। देखो पहला एप्लीकेशन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं बायोट-सेवर्ट का यूज करूंगा और सॉल्व करूंगा। ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई और मुझे इससे x डिस्टेंस पे, है ना, x डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। यहां पर इस तार से मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। वही मैंने सिखा रखा है आपको कि इसमें आप एक स्मॉल करंट कंपोनेंट, अगर इसमें करंट कंपोनेंट आप डीएल मान लेते हैं, अगर मैं पूछूं इस करंट कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है या फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। यानी आइडियल वेक्टर किधर की तरफ है? ये है। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता, वहां के लिए आपको एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करनी पड़ती है ना? आपने जो ये करंट कंपोनेंट डीएल जिसकी लेंथ मानी है, वो यहां से आप उसकी डिस्टेंस आप यहां से एल कंसीडर कर लें, एल कंसीडर कर लें। ठीक है, आपको पता है कि जब आप बायोट-सेवर्ट लगाते हो तो बायोट-सेवर्ट लॉ कब एप्लीकेबल? आइडियल पता है, ये पता है, ये वैल्यू कितनी है? दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी आपने अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दूर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, यानी पोजीशन वेक्टर आपके पास ये है। आपको आइडियल और आर के बीच में बनने वाला एंगल पता होना चाहिए, इस एंगल को आप थीटा मान लेते हैं। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? इस स्मॉल कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आपको पता है इस स्मॉल करंट कंपोनेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको पता है ये जो कैलकुलेशन आपने की एक स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है, तार तो पूरा है। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे डायरेक्शन पता करना कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, ये बात ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आइडियल से आर की तरफ, यानी आपको पता है आर वेक्टर कौन सी है, ये आर वेक्टर है, ये आइडियल वेक्टर, तो आइडियल से आर की तरफ फोल्ड करोगे तो हम इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन बात अभी पूरे तार की वजह से कैलकुलेशन, मैंने एक स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, क्लियर, डन, कोई बात नहीं, मैं फर्दर और सॉल्यूशन देता हूं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं ये आइडियल यहां कहीं ऊपर मानता तो क्या चेंज हो जाता, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर मानता तो क्या चेंज हो जाता, ये एंगल बदल जाता कि नहीं, और आप मुझे बताओ क्या एल भी बदल जाता, सोच के बताओ। अगर मैं ये स्मॉल कंपोनेंट थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे यहां कहीं बनाता, यहां पे कहीं बनाता, तो आप मुझे बताओ इस एंगल में वेरिएशन आते कि नहीं। ठीक है, चलो अगर मैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट की बात करता हूं, यहां पे एक स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट मान लो डीएल, आईडीएल, आइडियल। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इस आइडियल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती। क्लियर, क्लियर। यही आइडियल आप यहां मानते तो पहले आइडियल, ये आपके पास आइडियल की डायरेक्शन थी, ये आर थी, तो इसके बीच में एंगल ये बन रहा था। लेकिन अगर आप ये यहां मानते या यहां मानते या यहां मानते, यहां मानते, यहां मानते, यहां मानते, यहां मानते, यहां मानते, क्या बदल रहा है इस केस में, क्या बदल रहा है मुझे बताओ। यहां से लेके आइडियल जब आप यहां मानते और फिर यहां 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 मानते, यहां मानते, तो आप मुझे तो एंगल बदल रहा है। यहां पे एंगल छोटा था, धीरे धीरे करके एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं एक फिक्स लेंथ वायर ले लूं, यहां से लेके यहां तक की बात करें, केवल अभी मैं केवल इतने से तार की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा मान लूं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब अपने स्मॉल छोटे 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 कंपोनेंट माने, तो पहले एंगल अल्फा था, बदल के कितना हो गया, बीटा। सोच के देख लो, एंगल पहले अल्फा था, अब वो बदल के बीटा हो गया। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ की बात कर रहा हूं, तब तक की बात कर रहा हूं, अदरवाइज आपको पता आगे तो ये और चेंजेस होते चले जाएंगे। तो पहले एंगल कितना था, अल्फा, अब कितना हो गया, बीटा। ठीक है, डन। तो आपको पता है एंगल बदल रहा है। अच्छा, एल भी चेंज हो रहा है। जब आप यहां पे करंट कंपोनेंट, तो एल यहां था, फिर छोटा, तो एल छोटा हो रहा, छोटा, फिर बड़ा होने लग गया, बड़ा होने लग गया, तो एल भी बदल रहा है। तो आपको पता है कि एक ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में एल भी चेंज हो रहा है और थीटा भी बदल रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना कि आप 12th स्टैंडर्ड में है, तब तक हमेशा किसी भी इक्वेशन को आप वन वेरिएबल इक्वेशन बनाओ, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, उसमें दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और अगर मैं tan थीटा लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा की जगह मैं tan थीटा की जगह क्या लिखा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा। मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव, यानी क्या ये माइनस कॉट थीटा यानी x अपॉन एल के बराबर। यहां पे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ x अपॉन कॉट थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस x tan थीटा। दिस इज l, यानी l को बदल के आप थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। x तो कांस्टेंट है, ये वाली दूरी तो कांस्टेंट, लेकिन l बदल रहा है, तो l को क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x tan थीटा। आपको पता है x l बदल रहा है, तो dl भी तो एक टर्मिनोलॉजीज है, उसको भी उसी टर्म में आपने बदलना पड़ेगा, डिफरेंशिएटेड, दैट इज dl अपॉन d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस x बार है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, थीटा। तो यहां से dl की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आपको पता है कि l की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, l की जगह माइनस x tan थीटा और dl की जगह माइनस x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मैं रिप्लेस कर सकता हूं, मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो फॉर्मूले में ध्यान से देखो, मेरे पास dB इज इक्वल टू क्या था, dB कितनी क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा
अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2। ये था ना। अब बताओ कि डीएल की वैल्यू कितनी है। डीएल की वैल्यू मुझे पता है। अगर मैं डीएल की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डीएल की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं? क्या लिख सकता हूं? डीएल इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकता हूं। इसके अलावा मुझे साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? यानी एल की वैल्यू एक्स टेन थीटा, यानी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? देख लो आप। मैंने सबको पता पूरा वेरिएबल बदल के रख दिया। मैंने एल को थीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया और डीएल को भी थीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया। क्लियर है? मेरे पास ये रिजल्ट बन के तैयार होता है। देख लो, यानी tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, यानी माइनस एक्स अपॉन कॉट थीटा। इसको मैं माइनस एक्स अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं। डीएल अपॉन डी थी डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस एक्स टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी डीएल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और वही वैल्यू मैंने यहां पे प्लेस कर दी। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर को तो बदलते नहीं है, एल की जगह मैंने प्लेस कर दिया। और क्या? होल स्क्वायर। ये तो पता है आपको, है ना? और देख लो, यानी आपके पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई माइनस एक्स सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन ये अंडर रूट तो हट जाएगा, पावर अंडर रूट। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मिलेगा 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। मिलेगा कि नहीं? 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपको पता है आइडेंटिटी है, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपको पता है 10 स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको इससे खत्म कर सकता हूं? खत्म कर दिया। मेरे पास रिजल्ट क्या आया? माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी बी। क्लियर? यानी सारे वेरिएबल मैंने बदल के रख दिए। जब मैं सारे वेरिएबल बदल पा रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट ये है, इन मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर ऑफ साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? मुझे बताओ साइन थीटा का, अगर मैं पूरे वायर के लिए कैलकुलेशन करूं, अभी मैं कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए कर रहा था। आप देखो, यहां से लेके यहां तक के तार की बात करूं, फिक्स लेंथ वायर की बात करूं, तो एंगल कहां से बदल रहा है? अल्फा से बीटा। तो आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अल्फा टू बीटा, है ना? अल्फा टू बीटा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा के इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा एंड अल्फा टू बीटा। अपर लिमिट प्लेस करो, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस बीटा प्लस ऑफ कॉस अल्फा, यानी फर्दर इस रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिक्स लेंथ वायर, है ना? एक लंबाई फिक्स है। मैंने तार को जब यहां से लेके यहां तक कंसीडर किया, यहां से लेके यहां तक कंसीडर किया, तो मेरे पास रिजल्ट ये है, दैट इज माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा। समझे? है ना?
बताओ। तो मेरे पास ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार से। अगर वहीं पे मैं इनफाइनाइट लेंथ की बात करूं, कितनी बात करूं बेटा? इनफाइनाइट लेंथ, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ में आप लोग खुद मुझे बताओ, है ना? मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी एक्स डिस्टेंस पे। अगर ये लिमिटेड था, यानी ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था। आपको पता है जैसे जैसे आप तार में ऐसे बढ़ेंगे तो बीटा बड़ा होता जाएगा एंड बीटा टेंडेड टू 180 डिग्री। और आपको पता है जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे दैट इज अल्फा छोटा आ जाएगा, अल्फा टेंडेड टू 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। यानी अगर तार इनफाइनाइट लेंथ का है, तार क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का, तो फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, हाँ 4 पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अप एंगल कॉस 0 माइनस कॉस 180, 0 से लेके 180 तक आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर cos 0 1 cos 1 minus 1 plus 1, that is 2 2s are 4. The answer is mu naught I upon 2 pi x x square, है ना? कुछ थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन है, आप ध्यान रख रहे हैं। ये x स्क्वायर कैंसिल था, x बचा था यहां पे, x भी था, यहां x था, यहां भी x था, x से एक x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो मेरे पास यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? x ऊपर था, एक x x कैंसिल, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। यानी जब मैं दोनों साइड इनफाइनाइट मान रहा हूं तार की लंबाई को, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आर वेक्टर आपके पास, एक्स वेक्टर ये है, आइडियल वेक्टर आपके पास ये है। अपनी फिंगर्स को सबसे पहले आइडियल की तरफ करोगे और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उधर की तरफ फोल्ड करोगे। थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही मेजरमेंट में इधर लेफ्ट हैंड साइड करने आऊं तो आर वेक्टर एक्स वेक्टर ये है, आइडियल से आर की तरफ आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ध्यान से देखो, अगर इक्वी डिस्टेंस है तो यहां पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स ही होगा, दैट इज 2 पाई एक्स होगा। ठीक है, यहां पे इक्वी डिस्टेंस मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। अगर आप यही डिस्टेंस सेम यहां पे इधर की तरफ बाहर की तरफ करें तब भी आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स ही मिलेगा। यानी अगर लेंथ आपके पास इनफाइनाइट है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, आप प्लीज इस बात को थोड़ा सा याद रखें, आपको कैलकुलेशन करने में, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, ये है इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। ठीक है, वहीं पे अगर मैं फिक्स लेंथ की बात करता हूं तो फिक्स लेंथ में अलग कुछ नहीं है, मैं डेरिवेशन कर चुका हूं, मैंने एक साथ वो डेरिवेशन कर दिए, तो मुझे अलग से वो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं। फिक्स लेंथ में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल रहा था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, दैट इज कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा। आप इसको ऐसे भी याद रख लें, ये है इनर एंगल और ये है आउटर एंगल। अल्फा का मतलब है इनर एंगल और ये क्या है? आउटर एंगल, आउटर एंगल। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने यूज करने। अगर मैं एक इनफाइनाइट लेंथ सिचुएशन, सॉरी फिक्स लेंथ सिचुएशन जब आपके सामने रखता हूं, दोनों साइड से फिक्स्ड है ना, तो सिचुएशन वही मैंने बोला ना कि अगर आपके पास एक तार है जो दोनों साइड से फिक्स्ड है। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, एक्स डिस्टेंस, ये एंगल जो है वो अल्फा है, ये एंगल जो बाहर वाला एंगल जो है वो बीटा है। उस केस में यानी करंट फ्लो की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अभी मैंने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना भी थोड़ा बहुत सिखाया है, लेकिन प्लीज आप पहले डिफरेंट सिचुएशन पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखें। दोनों साइड तार की लंबाई फिक्स है तो मेरे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये मिलता है। ठीक है, वन साइड फिक्स्ड, अनदर इनफाइनाइट, अनदर इनफाइनाइट, यानी एक साइड फिक्स्ड है दूसरी साइड इनफाइनाइट है। सिचुएशन क्या बनेगी आप देख लो, एक साइड आपके पास फिक्स है। ठीक है, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी एक्स दूरी पर, तो मेरे पास अल्फा एंगल तो कितना डिफाइंड है, मैं एंड टू एंड तो मिलाऊंगा, ये अल्फा है
और ये दूसरी एंगल, आपको पता है ये एंगल क्या होता है, बीटा। अब आपको पता है जैसे जैसे इधर दूर बढ़ते हो तो बीटा टेंडेड टू 180 डिग्री, बट अल्फा है वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, अंदर वाला एंगल कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस 180, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस अल्फा माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जब आपके पास एक कौन सी सिचुएशन मिल रही है कि एक साइड फिक्स्ड है और दूसरी साइड इनफाइनाइट है। ठीक है, एक साइड फिक्स्ड और दूसरी साइड इनफाइनाइट। क्लियर? आपको बताइए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी कई बार बन जाता है। कैसा बन जाता है, देखो कि जो तार है, मुझे तार के एक सिरे के, मतलब ये दो वायर है ना, यहां पर एक्स डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, और ये साइड इनफाइनाइट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात है, जो अल्फा है वो शिफ्ट होके कहां पहुंच चुका है, 90 डिग्री पे, यानी अल्फा शिफ्टेड है। अंदर वाला एंगल, जो बीटा जो है, बीटा अगर ध्यान से देखो, बीटा जो है अंदर वाला एंगल कितना बन रहा है, 90, जो बीटा है वो टेंडेड टू 180 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में क्या मिलता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, अंदर कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 180, कॉस 90 0, कॉस 180 माइनस 1, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये कब, जब इस टाइप का शेप है, इस टाइप की सिचुएशन है। इस टाइप की सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला, दो एक साइड फिक्स दूसरी साइड इनफाइनाइट, दोनों साइड इनफाइनाइट है ना, और एक कॉमन डेरिवेशनल पार्ट। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर न्यूमेरिकल बन के आते हैं, तो न्यूमेरिकल में कंडीशन देखो, सिचुएशन देखो, उस सिचुएशन के बिहाफ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जो सिचुएशन फ्रेम हो सकती है, उसके बिहाफ पे आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे दो। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अभी तक मैंने एक सीधे तार की बातें करनी शुरू की है ना, बायोट सेवर्ट का यूज किया, और तार के तरफ चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या मेजरमेंट होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमने करके देख लिया। डन? चलो एप्लीकेशन में थोड़ा सा और बदलाव, और नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास क्या होगा उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, ऑन द एक्सिस, यानी पहला केस हम एक्सिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उससे ही दूसरा केस मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में, दूसरा केस जो है वो ऑन द सेंटर या फिर एट द सेंटर, आप इसे लिखने चलिए, एट द सेंटर, ऑन द सेंटर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, दो जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। अब तार थोड़ा सा शेप में बदल गया है, करंट अभी भी फ्लो कर रहा है लेकिन अब शेप थोड़ी सी बदल चुकी है, यानी आपके पास एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर, और मुझे उसकी एक्सिस पे, ये एक एक्सिस है, एक्सिस, और एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे, आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड भी आप कंसीडर कर सकते हो, राइट हैंड साइड, कहीं भी कैलकुलेशन करो। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, प्लीज आपको पता है इसमें ना थोड़ा सा माइन्यूटली अपने डायरेक्शन को बड़ा फॉलो करना है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अपने लिए डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थोड़ी आसान होती है, लेकिन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। डायरेक्शन कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आप डायरेक्शन को फील करें। डन? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिंग है, लाइक ये एक सर्कुलर रिंग लाइक दिस, ये मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और करंट जो है वो ऊपर से सब बाहर की तरफ निकल रहा है और यहां से अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इस सिरे में करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और इस सिरे में करंट ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लीज ध्यान से देखना,
यानी ऊपर वाले हिस्से में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से नीचे की तरफ। वैसे तो करंट ऐसा सर्कुलर, मतलब सर्कल लाइक बन रहा होगा, लाइक सर्कल जैसा बन रहा होगा, बट आपको पता है मैं स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट लेता हूं, डीएल। मैं पहले डीएल के लिए कैलकुलेशन करता हूं। आइडियल, दिस इज द करंट कंपोनेंट, आइडियल। अगर मैं आपसे पूछूं आइडियल वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर ऐसा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कहां पे करनी है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे। तो सिंपल सी बात, मैं हमेशा क्या सिखाता हूं कि जिस स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ये मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दी जहां पे, यानी ये करंट कैरिंग कंपोनेंट है, ध्यान से देखो, ये आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वो वेक्टर है जहां पे जो मुझे बता रही है कि मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दिस इज द आइडियल वेक्टर एंड दिस इज द आई वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो अपनी फिंगर्स को ऐसा आइडियल इधर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, ध्यान से देखो, आइडियल क्रॉस आर, यानी अगर आप अपनी फिंगर्स को ध्यान से देखो, यहां से मैं एक कोई दूसरा पॉइंट लेके इसको समझा पाऊंगा। देखो मेरे पास आइडियल ये है, आइडियल ये, और आइडियल से आर की तरफ फोल्ड। आप मुझे बताओ क्या आइडियल क्रॉस आर इधर की तरफ आएगा? ये जो मैंने पेन बना रखा है, क्या आइडियल की डायरेक्शन ये आएगी? सॉरी, बी की डायरेक्शन ये आएगी। अपनी फिंगर्स को आइडियल से आर की तरफ फोल्ड करोगे तो क्या मुझे बी की डायरेक्शन ये मिलेगी? बी शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द आर वेक्टर, यानी जो ये आर वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे मैग्नेटिक फील्ड तो यहां बात करनी है, तो यहां पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यानी इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इधर की तरफ। दिस इज द एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देख लो, आइडियल क्रॉस आर, तो ये है आपके पास बी, तो बी यहां पे बी निकालते, परपेंडिकुलर, यहां बी, यहां पे परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपको पता है स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? डीबी। क्लियर? और वहीं पे मैं अगर इस कंपोनेंट की बात करता तो इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कहां करनी थी? यहां कैलकुलेट करनी थी। अब आपको पता है कि जो करंट कंपोनेंट है वो इनवर्ड है, इनवर्ड। अब देखो ध्यान से, अगर आप अपनी फिंगर्स को अंदर से इधर की तरफ फोल्ड करते हो, अंदर से इधर की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं? इससे परपेंडिकुलर। इससे परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी इस करंट कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी, और इस करंट कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी। अरे मैंने बताया था ना कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है, जो तीसरी वेक्टर होती है वो उन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो किसी एक के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, हो गया ड्रॉ। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये भी का एंगल कितना होगा? थीटा। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा। आपको पता है कि मैंने बोला, हमेशा सिखाया आपको कि जब भी कोई वेक्टर प्लेन में एग्जिस्ट करती हो तो उसको तोड़ के एक्सिस पे ले आओ, एक्सिस पे ले आओ। ठीक है, आपको पता है ये एंगल थीटा, ये पूरा 90, पूरा 90, तो ये कितना होगा? ध्यान से देखो, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? ध्यान से, ये कितना है? थीटा। ये कितना है? 90, तो ये कितना होगा? This is 180 minus of 90 minus of theta, that is equal to 90 minus of theta. मतलब ये वाला एंगल कितना? तो ये कितना होगा? ये एंगल, ये थीटा होगा कि नहीं? तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं? तो dB का एक कंपोनेंट that is dB cos theta, और this is dB sin theta. इस dB का एक कंपोनेंट that is dB cos theta, and this is dB sin theta. ये वेक्टर इसको कैंसिल आउट। व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे कैंसिल्ड आउट। तो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dBx, दैट इज इक्वल टू 2dB cos थीटा। एक स्मॉल करंट कंपोनेंट आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये x है, ये रेडियस ऑफ द रिंग है,
तो ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर कर सकता हूं. दिस इज द डीबी. यानी इस स्मॉल करंट कंपोनेंट की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी मुझे आती है. ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज डीबी एक्स is equal to 2 dB. dB having a value is mu naught upon 4 pi I dl upon under root of x square plus of r square की पावर 2 cos theta. अगर मैं cos theta की बात करूं तो cos theta is equal to क्या हो, cos theta is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, यानी x upon under root of x square plus of r square. इसका अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर पे, दैट इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2 ऑफ डीएल. दिस इज द डीबी एक्स. अगर मैं उस लेंथ के लिए पूरा, अगर ये मैं कैलकुलेशन पूरी लेंथ के लिए कैलकुलेट करूं तो मुझे तो पूरी रिंग की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फॉर द पाई आर. क्यों करूंगा बता देता हूं अभी. तो b टुवर्ड्स x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट i x अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 dl इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई आर. क्यों करोगे 0 से लेके पाई आर, क्योंकि आपको पता टोटल लेंथ 2 पाई आर था, लेकिन आपने रिंग में दो जगह आइडियल कंसीडर किया था, यानी 2 डीएल आपने कंसीडर किए थे. अगर 2 डीएल को आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर 2 पाई आर तक तो आंसर आ जाएगा 4 पाई आर, जो कि उसकी लेंथ नहीं है. इस वजह से आप इसे 0 से लेकर पाई आर तक इंटीग्रेट करोगे तो मुझे bx क्या मिल जाएगा, bx मुझे मिलेगा 2, यानी 2 2 जा 4. दिस इज म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई आर. ठीक है, क्लियर, पाई आर क्लियर है. हाँ, दिस इज आर, परपेंडिकुलर था ना बेटा, क्लियर. यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस आपके पास x है और ये रिजल्ट है. क्लियर, डन. तो मेरे पास कैलकुलेशन आप देख लो, एक बार कैलकुलेशन देख लो, और कैलकुलेशन के बिहाफ पे जो भी रिजल्ट आप यहां पे फील कर पा रहे हो मुझे बताओ. ओके, क्लियर है. एक यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, आप लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे यहां पे रिजल्ट जो मिल रहा है उसके बिहाफ पे मैंने बैक जाके देखा, यार ये 2 dB cos थीटा नहीं, या फिर 2 dB sin थीटा होगा. देखो ये dB sin थीटा एंड dB sin थीटा, दैट इज 2 dB sin थीटा. क्लियर. अब मैं sin थीटा की वैल्यू यहां प्लेस करूंगा, तो sin थीटा मींस परपेंडिकुलर r अपॉन r. तो यहां पे आपके पास क्या होगा r, यहां पे क्या होगा r, यहां पे क्या होगा r. दिस इज पाई, पाई से पाई गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन. क्लियर. यानी आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ मिल रही है, और कितनी मिल रही है वो भी कैलकुलेट हो गया. अगर मैं यही कैलकुलेशन जस्ट यहां पे करता तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिलती, इतनी ही मिलती. क्लियर, इतनी ही मिलती, दैट इज इक्वल टू दिस. ठीक है. वहीं पे अगर मैं एट सेंटर कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, एट द सेंटर पे आपको पता है x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 एट सेंटर. तो b इज इक्वल टू क्या मिला था, b इज इक्वल टू b टुवर्ड्स x दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2. x इज इक्वल टू 0 प्लेस करने पे मुझे मिलता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब. ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना. अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो मैं उसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व करूंगा.
क्लियर? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का ये कॉन्सेप्ट होगा, ये तरीका होगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि मैं जब एक्सेस पे वो कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, जब मैं वो एक्सेस पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ और है। यहां पे ध्यान से देखो कि एक्सेस में कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ और है, लेकिन वहीं पे मैं अगर कैलकुलेशन करना जा रहा हूं सेंटर पे तो मेरे पास रिजल्ट कुछ और है। अब यही मैं अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं, यस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी और एक्स के बीच में, तो आपको पता है डायरेक्शन बदल नहीं रही है। चाहे आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाओ, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव ही है। और आपको पता है सेंटर पे, यानी जब x इज इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r मैक्सिमम। और आपको पता है इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेमोंस्ट्रेशन क्या होता है, एक बार दीजिए। डायरेक्शन का यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे जब मैं रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं तो ये फॉर्मूले रिकॉल करने, डायरेक्शन वैसे मैं क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन डेरिवेशनल पार्ट या फिर कोई भी एजम्पशन, कोई भी सिचुएशन पे कैलकुलेशन करनी है वो आप यहां पे कर सकते हो। जब मैं इनफाइनाइट के लिए कैलकुलेशन कर रहा था तो यहां पे आपको b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x मिला था, यानी अगर मैं b और x के बीच में ग्राफ बनाऊं, x के बीच में, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। यानी जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, वो भी एक्सपोनेंशियली। क्लियर? नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्लियर है ना? तो आज के एजम्पशंस में ये डेरिवेशनल पार्ट था। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जहां पे भी करंट की बात हो रही है वहां पे 100% मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। तो देख पा रहे हो यहां पे मैंने कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं रखा जो कि परमानेंट था, लेकिन आपको पता हर करंट कैरिंग कंपोनेंट कैसे बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को लेके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर कोई और भी एप्लीकेशंस मिल सकते हैं क्या, और भी सिचुएशंस मिल सकती हैं, वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।